अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप में से किसी ने कमेंट किया था कि शॉर्ट स्टोरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे अगर एक आध लेक्चर बना दिया जाए तो और उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाए कि एग्जाम में हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी स्टार्ट इट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जितने भी प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं या जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इज ऑल अंडर सन अ कोवर्ट? डिस्कस विद रेफरेंस टू द किलर्स। अब क्वेश्चन को हमेशा पहले समझा करें कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑल एंडरसन जो है, जो किलर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे की स्टोरी है, उसका बैकड्रॉप क्या है, जो अमेरिका यूएस से उसकी जो सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो इश्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये शॉर्ट स्टोरी। तो मैं फिर से आपको एक दफा बता रहा हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें स्टोरी सादा सादा नहीं पूछी जाती है, सिंपली समरी नहीं होती है, क्रिटिकली क्वेश्चन को लेके चलना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू पीपल, जरूर आप इसको एंड तक देखना ताकि जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं कम से कम उनको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने इसमें सेट किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑल एंडरसन जो है, क्या वो कोवर्ट था, वो बुजदिल था? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये। ऑल एंडरसन के पास जब आई थिंक निक एडम जाता है या वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ हेनरी लंच रूम, वो जो होटल था किलर्स में, उसके पास जब वो स्टाफ में से एक मेंबर जाता है, उससे बताता है कि टू प्रोफेशनल किलर्स ऑल एंड मैक्स आर चेजिंग यू, आपको सर्च कर रहे हैं, दे वांट टू मर्डर यू, दे वांट टू किल यू, वो प्रोफेशनल किलर्स हैं। जब इसके पास बंदा पहुंचता है और एंडरसन के पास, तो ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वो बिल्कुल कोवर्ड नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट, इस तरह आप स्टार्ट किया करें क्वेश्चन को कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किलर्स it's concluded या it's narrated या we come to know that all Anderson was not a coward at all, वो बिल्कुल coward नहीं था। अगर वो बुज़दिल होता तो जब उसको निक एडम ने जाके बताया कि टू प्रोफेशनल किलर्स ऑल एंड मैक्स और सर्चिंग यू इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट, तो क्या वो डर जाता, वो वहां से भाग जाता, अपनी सर्वाइवल की वो कोशिश करता? नो, ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ और ही वॉज अ फेटलिस्ट। फेटलिस्ट स्पेलिंग में यहां पे लिख देता हूं, FATALIST। फेटलिस्ट कहते हैं किस्मत परस्त को, यानी उसे अपनी किस्मत पे यकीन था उसके जब मौत आएगी तो आएगी। वो ही बिलीव्ड इन फेटलिज्म, तो वो किस्मत परस्त था और सेटिस्फाइड था। ही वॉज रिटायर्ड टू हिज फेट, यानी वो अपनी किस्मत पर यकीन रखता था। तो हमने इसका क्या आंसर रेफर किया, स्टोरी को भी हमने साथ रिलेट किया। आप इसमें लिखेंगे कि हेनरी लंच रूम में, लेकिन स्टार्ट में आपने ये नहीं लिखना। स्टार्ट में आपने, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, इसी तरह की एक लाइन लिखेंगे कि ऑल एंडरसन वाज नॉट अ कोवर्ड in each and every aspect. Rather, he was satisfied with his life. He was a highly fatalist. और उस पर कोई असर जो है नहीं, he didn't get any effect of the news which was broadcasted to him, which was conveyed to him. जो न्यूज उसको पहुंचाई जाती है उसका उस पर कोई असर नहीं होता, तो इट मीन्स कि he was not a covert person. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन यार अगर एक क्वेश्चन को मैं इतना लेंथी लेना शुरू कर दूं तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, सस्पेंस एंड आयरनी इन द स्टोरी द किलर्स। अब देखें इस तरह का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का
इसमें उसने 3 चीजें पूछी हैं, हरर, सस्पेंस और आयरनी। इट मींस कि यू विल हैव टू मेक 3 हेडिंग्स, 3 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ आपको लिखने होंगे कि रियली जो है इट गोज विदाउट सेइंग, नो डाउट, कोई शक नहीं इसमें कि द किलर्स इज अ डिपिक्शन, इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ हरर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल हरर का एक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि दिन दहाड़े जो है एट द डे टाइम बिफोर इवनिंग, असर के टाइम जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं एंड दे वर वियरिंग अ मास्क, एक डरावना सा उन्होंने मास्क पहना होता है और वो मुख्तलिफ किस्म के खानों के जो है वो ऑर्डर करते हैं और दे स्टार्टेड टू ईट विद ग्लव्स ऑन, ग्लव्स के साथ खाना शुरू कर देते हैं। लंबे लंबे उन्होंने चोगे पहने होते हैं, ब्लैक ड्रेस होता है उनका, तो बड़ी डरावनी सी उनकी एक हैबत, उनकी शक्ल थी, शक्ल व शबात थी। तो वाकई जो है उन्होंने, और फिर दिन दहाड़े उन्होंने जो है वो उनको डराना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक आध को जो है मुंह में कपड़ा भी स्टफ कर दिया, एक को काउंटर के पीछे लगा दिया, जो स्टाफ ऑफ द होटल, कौन सा होटल था, हेनरीज लंच रूम। तो वाकई जो है दे क्रिएटेड हरर। अब आते हैं सस्पेंस। सस्पेंस के बारे में जैसा कि पहले मैंने कहा था कि सस्पेंस इज डेंजरस देन डेथ, यानी ऐसा तजस्सुस कि जो रीडर है वो ये समझे कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि वन गो में वो पूरी स्टोरी को पढ़ ले कि आगे क्या होता है। अब बिल्कुल जब वो वहां पहुंचते हैं तो एवरी रीडर जो है इज इन ए सस्पेंस, सस्पेंस में होता है हर रीडर की आगे क्या होता है। सस्पेंस क्या है, और सस्पेंस जो है वो शॉर्ट स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो एलिमेंट है, वो क्या है, सस्पेंस होना चाहिए। अब सस्पेंस इसमें ये है कि जब वो ये सारी कार्रवाई कर रहे होते हैं, दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑन द स्टेज इन हेनरीज लंच रूम में। जब वो ये सारा कुछ करते हैं जो मैंने डिस्क्राइब किया, हरर का जो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सस्पेंस पैदा होता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, वो क्या करने वाले हैं, उनका डिटर्मिनेशन क्या है, इंटेंशन उनका क्या है। क्योंकि वो जो होटल स्टाफ था, जॉर्ज है, निक एडम है, तो वो अपने तौर पे डरे हुए थे, उनकी जान को, उनको अपनी सर्वाइवल की लगी हुई थी। और तीसरा इसमें पॉइंट है आयरनी। आयरनी किसे कहते हैं, अब हम कह सकते हैं कि द किलर्स इज अ हाईली आयरोनिक शॉर्ट स्टोरी। बिल्कुल ये फुल ऑफ आयरनी सिचुएशन है, आयरोनिक सिचुएशन। जो इसमें आयरनी क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आ रहे हैं। अब इसमें आयरनी की एग्जांपल देखें, मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं, अलग से सेपरेट इस पे लेक्चर बना हुआ है, वहां से आप जरूर देखना। उस लेक्चर में आपको माइन्यूट डिटेल्स भी इसकी मिलेंगी, आयरनी की डेफिनेशन मिलेगी। तो आयरनी इस पर, अब वो जो ऑल एंड मैक्स जो प्रोफेशनल हायर्ड किलर्स हैं, जब वो हेनरीज लंच रूम में आते हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि दे वुड फाइंड ऑल अंडरस्टैंड द बॉक्सर देयर इन द होटल, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी। बट अनलकीली, बट लकीली ही वॉज नॉट देयर दैट डे, लेकिन उस इवनिंग वो वहां पे नहीं था, तो रिजल्ट उन किलर्स की एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आया। तो लिहाजा क्या हुआ, आयरोनिक स्टेटमेंट है। अब जो दूसरे हैं होटल स्टाफ है, वो ये सोच रहा था कि दे वुड द किलर्स वुड किल देम, वो उनको मार देंगे, लेकिन रिजल्ट उसके अपोजिट आया। फिर निक एडम जो है वो जब जाता है किसके पास, निक एडम जब जाता है ऑल एंडरसन के पास, और उसको ये उम्मीद थी, वो ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड गेट फियर्ड, ही वुड गेट अफ्रेड ऑफ, वो डर जाएगा ऑल एंडरसन जब उसको ये खबर में बताऊंगा कि किलर्स आपका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट अपोजिट आया। ही वाज टोटली सैटिस्फाइड विद हिज लाइफ, देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ दैट बैड न्यूज ऑन हिम, उस बुरी खबर का उस पर कोई असर नहीं हुआ, रिजल्ट अपोजिट आया। और देखें इसमें अर्निक एग्जांपल के वो जो किलर्स हैं आर एंड मैक्स, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको खाना पेश किया जाएगा एट दैट टाइम, लेकिन उनको खाना जो है जिस तरह वो ऑर्डर कर रहे थे वैसे पेश नहीं हुआ। ये भी एक आयरनी की कंडीशन है। देखिए आयरनी, जितने भी चैप्टर्स हैं आपने यही वाली चीजें डिस्कस करनी है, इनकी बुनियाद पे आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। सिंपल स्टोरी आपने डिस्कस कभी नहीं करनी है, ना पूछी गई है। अब देखिए मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हुए प्रीवियस पेपर उठाए, उनमें ये क्वेश्चन आए होंगे मोस्टली
किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे बताएं, 5 साल पेपर देखें, आप ईमानदारी के साथ देखें, कोई भी एक कोई क्वेश्चन निकालें जिसमें स्टोरी पूछी गई हो, किस्सा कहानी कोई नहीं, इस तरह क्वेश्चन सेट होता है। देयर इज ऑलवेज ए ट्विस्ट एंड स्विच इन द क्वेश्चन। तो आपने भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि राइट अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूएसए आफ्टर योर स्टडी ऑफ द किलर्स। ये किलर्स को पढ़ने के बाद जो है, आफ्टर यू वेंट थ्रू द किलर्स, तो आपने नोट लिखा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। ये जो स्टोरी है ये 1927 में किलर्स पब्लिश हुई। कहाँ की स्टोरी है? यूएसए, अमेरिका। उसकी एक स्टेट है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में एक टाउन है जिसका नाम क्या है? समिट, SUMMIT, समिट। अब जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि कोई एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और उसका ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट वेल डेवलप्ड कंट्री शुड बी सिक्योर्ड। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पे जो इंतजामात हैं वो ठीक ना हो। अब आप किसी को भी कहें अगर इस तरह की बात, क्योंकि ये 1927 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आज 93 ईयर्स हो गए हैं। 1927 से 2021 तक देखें तो 100 साल ऑलमोस्ट बनता है। अब अगर ये आप कहें कि जी अमेरिका की ये सिचुएशन है, तो कोई बंदा इस बात को बिलीव ही नहीं करेगा कि नहीं, ऐसे अमेरिका जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री में ऐसे नहीं हो सकता है, और मे भी ऐसे ना हो। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1927, क्योंकि राइटर जब भी कोई आथर लिखता है तो वो सिंपल स्टोरी को नरेट नहीं करता है, वो कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। वो मुआशरे को क्या काम करना चाहता है? सही करना चाहता है। एक्चुअली द राइटर्स वांट टू रिफॉर्म द सोसाइटी, रिफॉर्म द कंट्री। तो उसने इस एस्पेक्ट को वाज़ेह किया अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कि यूएसए में देखिए, न्यू जर्सी जैसी स्टेट है, उसमें दिन दहाड़े जो है वो क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, वेयर आर दी सिक्योरिटी एजेंसीज, कहाँ पे हैं, ऑल एंड मैक्स जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये इन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है 1927 में। मे बी अब कंडीशन बदल गई हो, लेकिन आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि आफ्टर गोइंग थ्रू या आफ्टर द स्टडी ऑफ द किलर्स, we could say that in 1927 maybe the condition of law and order in USA was bad to some extent, क्योंकि राइटर जो है वो डिपिक्ट करता है मौजूदा दौर को। कोई भी कोई पोएम लिखता है, कोई शेर व शायरी लिखता है, कोई नावल लिखता है, फिक्शन लिखता है, कोई कॉमेडी करता है, तो वो जो दौर होता है उसके सोशल बैकग्राउंड को सामने रखा जाता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को सामने रखा जाता है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को, क्योंकि लिटरेचर जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि इट्स अ फेमस पीस ऑफ लिटरेचर जो किलर्स है, और ये एक फेक नहीं, इट्स अ रियल स्टोरी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए 1927। ये मेन पॉइंट्स आप याद रखें। जिस तरह न्यू जर्सी है, समिट है, 1927 है, अमेरिका है, तो एक्चुअली राइटर जो है वो ये दिखाना चाहता है अमेरिका की जो सिचुएशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 द किलर्स में से। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तीनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन वाइज तरतीब से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, सिर्फ स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप नहीं लिया जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस की बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को डेवलप किया करें, अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया करें। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपाक्सनीज डाटर। रिपाक्सनीज डाटर इज अ फैंटेसी डिस्कस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें पूछा क्या गया है कि रिपाक्सनीज डाटर जो है ये एक फैंटेसी है। फैंटेसी कहते हैं नॉन रियल स्टोरी को, ऐसी स्टोरी जो हकीकत से काफी दूर हो, यानी कि इन रियलिटी जो है वैसे ना हो सकता हो, ऐसी सिचुएशन कि अगर वो इन रियल जो है ऐसा होना मुमकिन ना हो, तो फिर उसे हम कहते हैं फैंटेसी। तो ऑफ कोर्स हो in the contextual and textual background of Ripaksni, we can say that Ripaksni's daughter is a fantasy, it's a non-real story। अब fantasy है
तो हम इसके साथ लिखेंगे कि इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन, ये एक नॉन रियल स्टोरी है। कॉमा लगा के हम लिखेंगे कि वी कैन से दैट Ripasni's daughter is a fantasy on the basis of the टेक्स्ट की बुनियाद पे। ये लाइनें आप याद करते जाना, साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आप क्वेश्चन को जब शुरू करें तो स्टार्ट आपका कैसे होना चाहिए। और ऑलमोस्ट इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। एक फैंटेसी है, एक साइंटिफिक फिक्शन है, यानी एक कंकाक्टेड स्टोरी है, एक सेल्फ मेड स्टोरी है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये एक तस्वुर है। एक इमेजिनेशन किसे कहते हैं? अ थिंग विच कांट बी प्रैक्टिस, जिसकी कोई प्रैक्टिकल शक्ल ना हो उसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। तो हकीकत में ऐसे मुश्किल है, ऐसे नहीं होता है कि एक फादर जो है अपनी डॉटर, अपनी बेटी के साथ इस हद तक जो है आउट ऑफ लव ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, और वो भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने बच्चों पे। औलाद बड़ी प्यारी चीज होती है। इन ईच एंड एवरी रिलीजन सेक्ट, कोई भी मजहब है दुनिया का, ऐसे नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फैंटेसी है। आगे देखें कि पॉइजन वर्क्स आउट जियोवानी सिस्टम स्लोली बट श्योरली। इस क्वेश्चन को लें अब। बिल्कुल सही है कि जियोवानी जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो बेट्रेस के पास गया, बेट्रेस वाज मच पॉइजनस गर्ल, वो बिल्कुल जहरीली थी, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ कि वो जो ही उसके पास गया और उसके सांस से वो मर गया, ऐसे तो नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू in the context of Ripasni's daughter, that Giovanni was infected by the poison of Beatrice, but slowly, but surely, ऐसा ऐसा उस पर असर होता है with the passage of time जो है, और surely उस पर असर होता है। एक तो ये हो गया, इसका मीनिंग्स हम ले सकते हैं। दूसरा है कि poison works, अब poison का मतलब एक तो हो गया जहर, दूसरा पॉइजन किस चीज का सिंबल है? पॉइजन है किसको सिंबलाइज कर रहा है? बेट्रेस को, बेट्रेस को। और बेट्रेस के साथ उसके जो इमोशनल एक कांटेक्ट है, जो जज्बात का ताल्लुक है, ऐसा ऐसा वो मजबूत होता गया। ऐसे नहीं है, दुनिया में भी आप देखें, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड देखें तो जो लव के जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो एक दिन में इकट्ठे सारे जज्बात वो नहीं एक्सप्रेस कर सकता बंदा, जो भी किसी को लव करता हो। ऐसा ऐसा वो अपना जो इनर सेल्फ होता है ना, कि मैं आपको ये समझता हूँ, मेरे ये आपके लिए सेंटिमेंट्स हैं, ये जज्बात हैं, ऐसा ऐसा वो अपनी ज़ात जो है वो उस पर खुलती है। किस पे? बिलवड पे। तो ये दोनों एस्पेक्ट से आप ले सकते हैं। इसकी डीप मीनिंग भी देखें तो इसी तरह की ही है। और पॉइजन देखें, इस सरफेस मीनिंग देखें तो पॉइजन का असर भी ऐसा ऐसा होता है, इट टेक्स टाइम बट श्योरली इट अफेक्ट्स। ये क्वेश्चन हमने देखा। इसके बाद है कि व्हाट आर जियोवानी सेंटिमेंट्स फॉर बेट्रेस। सेंटिमेंट एक वर्ड होता है और एक होता है इमोशन। जो मोहब्बत के जज्बात, जो फीलिंग्स होती हैं उनको, यानी सॉफ्ट फीलिंग्स जो हैं उनको हम सेंटिमेंट कहते हैं। और गुस्सा है अगर, तो गुस्से के जो जज्बात है उसको सेंटिमेंट तो नहीं कहेंगे, उसको हम इमोशंस कहते हैं। और जो सॉफ्ट फीलिंग्स है उसको सेंटिमेंट्स कहते हैं। व्हाट आर जियोवानी सेंटिमेंट्स फॉर बेट्रेस। तो बेट्रेस के लिए उसके बड़े ही हाई और बड़े सेक्रेड सेंटिमेंट्स हैं, बड़े he has fallen in love of Beatrice head over heels, यानी वो सरता पा उसके मोहब्बत में वो गिरफ्तार था। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो डॉक्टर रिपाक्सनी है, वो जो है बेट्रेस जो है, उसके साथ उसका जिंदगी का बन जो है, ही वांट्स टू गेट मैरी विद हिम एंड ही अडॉप्ट्स हर, वो उसे अडॉप्ट करता है, जो भी चीज़ें उसमें हैं। इवन के अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी जो सेल्फ सर्वाइवल होती है, अपनी ज़िंदगी बड़ी अजीज़ होती है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है, उसको कौन बताता है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक धंधे में आप फंसे हुए हैं, यू हैव बीन एंटेंगल्ड इन द नेट ऑफ बिजनेस नेटवर्क। कौन बताता है? डॉक्टर बैग्लियोनी जो होता है, जो इसके जियोवानी के फादर का दोस्त होता है वो, लेकिन वो फिर भी जो उसके इतने उसके लिए हकीकी और रियल जो है वो
रियल लव उससे करता है कि उससे अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं होती है, और वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जियोवानी है, he has a sacred and pure love, affection and sentiments for बेट्रेस के लिए बिल्कुल उसके जज्बात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोवानी falls in Rapaxni's net involuntarily but with disastrous results। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि जियोवानी जो है वो डॉक्टर रेपाक्सनी का जो पॉइजनस इन द नेट ऑफ रेपाक्सनीज नेट इनवॉल्युंटरली, वॉलंटियर के मतलब होता है अपनी मर्जी से कोई काम करना, जिस तरह रजा कराना कोई काम करना। इनवॉलंटियर यानी वो उसके जाल में कैसे वो अनकॉन्शियस होता है, शौरी तौर पे वो नहीं फंसता है, ला शौरी तौर पे, यानी कि ही वॉज आउट ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस कहते हैं समझ को। तो अनकॉन्शियसली जो है ना वो उसके जाल में आ जाता है, और रिजल्ट्स जो है वो उसके क्या है। अब अनकॉन्शियस हम कैसे कह सकते हैं, इस तरह के उसे क्या पता था। जियोवानी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द अपकमिंग सिचुएशन, जो है उससे अवेयर नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इनवॉलंटरली जो है वो उसके जाल में, फिर एक जो है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स ऑफ लव हम कह सकते हैं, आउट ऑफ बैटरस लव हम कह सकते हैं कि वो, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके इतने जो है वो डिजास्टर्स और डेंजरस रिजल्ट्स जो है, इसका आउटकम आफ्टर मैथ, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने डिजास्टर्स होंगे। लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके जाल में फंस गया था, तो उसका वापस आना जो है, उसका जो ट्रैक ऑफ द रिटर्न है, ट्रैक टू रिटर्न जो है, उसकी वापसी थोड़ी कदरे मुश्किल थी। तो जियोवानी falls in Rapaxni's net involuntarily but with disastrous results। और उसके रिजल्ट्स क्या कि उसकी पढ़ाई भी गई, उसका सब कुछ जो है उसने अपना सेक्रीफाइस किया, जिसके लिए सेक्रीफाइस किया उसकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When and why does Giovanni in his address to Beatrice call Dr. Rapaxni your awful father? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में से उसने लाइन दी है। कब उसे कहता है कि when and why, क्यों कहता है। अब देखें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं विद इन वन क्वेश्चन कि when and why does Giovanni in his address to Beatrice call Dr. Rapaxni your awful father। awful father यानी कि your dangerous father, अजीबोगरीब किस्म का आपका फादर। वो कब कहता है, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब उसे पता चलता है डॉक्टर बेगलियोनी जो है, प्रोफेसर बेगलियोनी जब उसे हकीकत से आगाह करता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप तो यू आर प्लेइंग विद अ स्नेक, आप तो एक सांप के साथ खेल रहे हैं। जब उसे पता चलता है और वो फिर हकीकत को भी वो खुद देखता है, अपनी आंखों से विजुअलाइज करता है कि बेट्रिस जो है वो जब सांस उसका एक्सेल करती है तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसके सामने मर जाते हैं उसके जहर से। जब उसे यकीन हो जाता है तो ऑलमोस्ट जो रेपाक्सनी बेट्रिस को एड्रेस करता है, जियोवानी जो है एट द एंड ऑफ चैप्टर जो है ये एक्सप्रेशन वो देता है, और उसकी डेथ का सीन भी करीब है। और क्यों कहता है ये वजह भी मैं बता चुका हूं। जब वो देखता है कि इंसेक्ट्स भी मर रहे हैं, और इस एक्सपीरियंस ने जो प्रोफेसर डॉक्टर रेपाक्सनी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस हद तक कि हर डॉटर कुडंट गेट रिड ऑफ हिम, उसकी अपनी बेटी जो है उससे वो निजात नहीं हासिल कर सकी। सारी सिचुएशन को जब वो आंखों से विजुअलाइज कर लेता है तो फिर उसे पता चलता है, और वो ऐसे करता है कि योर ऑफुल फादर, कि आपके जो एक खतरनाक तरीन जो आपके फादर हैं। फिर वो एक्सप्रेशन देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बन रहा है वो एक तो ये है, और ये फैंटेसी वाला, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसी बहाने से एक दफा जो है फिर से ये चैप्टर तो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी एक लेक्चर में जो है ना ये चीज़ें कवर हो जाए। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से है, उस्ताद मंगू is painted as a fool in the new constitution support or refute the statement। कि उस्ताद मंगू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है? ब्रिटिश जो है वो इंग्लिश पीपल जो गोरास थे, ब्रिटिश दे वर रूलिंग सब कॉन्टिनेंट, वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। और जो इंडियंस पीपल जो है, वहाँ के जो लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनको कोई राइट नहीं दिया जा रहा था। तो उस्ताद मंगू जो है, उस्ताद मंगू किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया, जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी जो आवाम है उसको सिंबलाइज कर रहा है, उसका एक सिंबल है, यानी कॉमन पब्लिक जो है उसको सिंबलाइज करता है। तो आवाम ने ये समझा, उस्ताद मंगू ने क्या समझा, मतलब आवाम ने ये समझा उस्ताद मंगू जो है उसको एज ए फूल जो है वो पेंट किया गया है इस क्वेश्चन में। अब ब्रिटिश जो है वो रूल कर रहे थे और उन्होंने, अब अप्रैल का महीना शुरू होने वाला था, उस्ताद मंगू ने कुछ पैसेंजर से, जिसमें कुछ एडवोकेट भी थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ और भी लोग थे, क्योंकि उस्ताद मंगू जो है वो टांगा चलाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेंजर उस पर बैठते हैं, वो अपनी डिस्कशन करते हैं। तो उस्ताद मंगू ने उनको सुना कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंप्लीमेंट होने वाला है इंडिया में। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी सूबे हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को जो सब कॉन्टिनेंट है हम प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं, सूबे बना देते हैं, और कोई 11 जो है वो बड़े सूबे और 5 छोटे सूबे, जिनमें एक बलूचिस्तान भी था। तो ये जो 11 सूबे हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलहदा होगी और फेडरल जो है वो अलहदा होगी। इसी को 1935 का एक्ट कहते हैं। और जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, थोड़ी सी उनमें चेंज होती है। और पाकिस्तान बनने के बाद में हमने 1956 तक जो है इसी 1935 का एक्ट जो है इसी को ही हमने फॉलो किया था। 6-7 साल हमने इसको फॉलो किया। अब उन्होंने ये किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो 80% फंड होगा वो किसके मुताबिक होगा? वो फंड यूज करेगा फेडरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूज करेगी। 20% जो फंड है, जो फाइनेंस होगा, वो सूबे यूज करेंगे। ये ब्रिटिशर्स का रूल था, 1935 एक्ट ये था। और जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदार अगर कोई नुकसान हुआ किसका? पूरी प्रोविंस का जो जिम्मेदार होगा वो गवर्नर होगा, यानी कि वो प्रोविंशियल जो लोग होंगे, जो प्रोविंस है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन 80% फंड जो वो सेंट्रल यूज करें। दूसरों ने ये कहा कि 50% जो है इलेक्टेड लोग होंगे और 50% जो है वो सिलेक्टेड लोग होंगे। और सिलेक्टेड कौन से होंगे? वो सेंट्रल वाले जो सेंट्रल कमांड कर रहे हैं, और बाकी जो है वो इलेक्टेड होंगे। तो गांधी ने भी इसको रिफ्यूट किया था। गांधी ने भी ये कहा था कि नहीं जी, ये तो इट्स अ फॉर्म ऑफ न्यू स्लेवरी, ये तो एक किस्म की गुलामाना सोच है, एक न्यू फॉर्म है उसकी। कायदे आज़म ने भी इसको कहा था कि इट्स रॉटन रूल, ये भी एक रॉटन, एक गंदे अंडे की तरह है। लेकिन फिर उसी रूल को हमने 1935 का एक्ट हमने 6-7 साल आगे इम्प्लीमेंट भी किया अपने कंट्री में। उस्ताद मंगू इज पेंटेड एज अ फूल इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट रिफ्यूट द स्टेटमेंट। बिल्कुल उस्ताद मंगू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन पीपल को, और आम लोगों को जो है, इलिटरेट थे, कॉमन पब्लिक जो थी, तो उनको जो है वो हम इसको स्टेटमेंट को जो है वो एग्री करते हैं, क्योंकि उस्ताद मंगू वाकई जो है, जो उस्ताद मंगू मीन अवाम को वाकई जो है क्या है, फूल समझा गया था। कोई उनको राइट नहीं, उनको कोई अहमियत ना, उनकी कोई बात सुनी गई। ये वाली स्टेटमेंट दी गई 1935 का एक्ट, 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 इंडिया। ये 1935 एक्ट की हकीकत मैंने आपको बताई है। तो we sport that the common public were ignorant at that time। ये क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा टाइम मैंने इसको दिया, फिर ये इसी में भी वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज होगा, एक ही चैप्टर के हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कंपलसरी है, जरूरी इसमें से क्वेश्चन आएंगे।
इसलिए आपने बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ ये चैप्टर सुनना है। The new constitution was no more than a piece of April Foolery। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो अप्रैल फूलरी, इसका क्या मतलब है, बड़ा हिस्टोरिक और स्ट्रांग बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, जरूर इसको आप तैयार करना और 1935 का एक्ट आप समझें कि ये है क्या। अप्रैल फूलरी क्या है कि 15वीं-16वीं सदी में, यानी कि बिफोर 5 इयर्स, आज से 500 साल पहले आप देखें तो मुसलमानों की हुकूमत थी। कहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी? जिन इलाकों पे जिसमें आ जाता है जी त्यूनिस या इस तरह के, हिस्ट्री मेरी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिन इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप के जो इलाके थे, उंदलस है एक उसमें, दूसरा इसमें कौन सा बड़ा ही फेमस है, तो मुसलमानों की हुकूमत थी। तो उसमें हुआ क्या था कि जो क्रिश्चियन रूलर थे उन्होंने ये धोखा किया था। फूलरी का क्या मतलब है? दूसरे को बेवकूफ बनाना। आप कोई ऐसा प्रैंक करते हैं, कोई ऐसा ट्रिक आप करते हैं कि आप दूसरे लोगों को अपने दिमाग से बेवकूफ बनाते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज़हीन हूं। इट्स कॉल्ड फूलरी, टू मेक फूल अदर पीपल बाय कनिंगनेस, चालाकी के साथ। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो है, आप सारे जो है वो एक जगह जमा हो जाएं और हम आपको एक अलग जगह पे लेके जाते हैं। जो क्रिश्चियन रूलर था उसने, मैं वो ज़हन में नहीं आ रहा वो कंट्री जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, तो जब मुसलमान वो उस बहरी बेड़े में सवार हो गए तो उन्होंने बहरी बेड़े को समंदर के सबसे जो गहराई वाली जगह थी वहाँ पे जाके डबो दिया। और यहाँ से, और ये वाकया कब पेश आया था? ये 1 अप्रैल को। और यही अप्रैल फूलरी जो है वहाँ से जो है वो वरनाता और इस तरह के जो इलाके थे, तो वहाँ से अप्रैल फूलरी की टर्म शुरू हुई। और इसी तरह जब वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें इसको, तो वहाँ भी ये जिस तरह वाकया हुआ जलियांवाला बाग जो है, वहाँ पे भी एक वाकया हुआ था इसी तरह का। तो डियर स्टूडेंट, ये अप्रैल फूलरी जो है ना, टू मेक फूल अदर पीपल, दूसरों को अपने कनिंगनेस, चालाकी के साथ बेवकूफ बनाना, ये अप्रैल फूलरी है। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नो मोर देन एन पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। तो बिल्कुल वो अप्रैल फूलरी का एक पीस था। देयर वाज नो रियलिटी इन दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उस्ताद मंगू या कॉमन पब्लिक समझ रही थी। और क्या था 1935 का अभी जो मैंने बताया है, फिर अगले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस उस्ताद मंगू इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन इंडियन। कॉमन इंडियन का ये आइकन है जो उस्ताद मंगू है, बिल्कुल ये कॉमन पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। उस्ताद मंगू इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेटिव कॉमन इंडियन। कॉमन इंडियन को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि कॉमन इंडियन जो है, जो कॉमन पब्लिक है, जो कॉमन लोग हैं, उनको इग्नोरेंट रखा जाता है और उनके साथ आयरनी की जाती है, धोखा किया जाता है कि वो कुछ और सोच रहे होते हैं और होता कुछ और है। तो उस्ताद मंगू भी इसी तरह की सोच रखने वाला कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें कि साहिब बहादुर, वेयर डू यू विश टू बी टेकन, सेज उस्ताद मंगू with undistinguished irony, elaborate irony in this remark। उस्ताद मंगू जो है वो गोरे को क्या कहता है कि where do you wish to be taken, क्या आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो अपने पैसेंजर को कहता है। अब इसमें आयरनी ये है कि उस्ताद मंगू ये सोच रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड, गोइंग टू बी एनफोर्स्ड, गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935 एक्ट। 1935 का एक्ट जो है, अब देखें कॉमन पब्लिक को पता ही नहीं था कि 1935 का एक्ट क्या है। 1935 का एक्ट ये था कि गोरे ने ये कहा, ब्रिटिशर ने, कि हम प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं और प्रोविंसेस अपने अपने खुद मुख्तार होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे वो। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि नहीं जी, 80% जो फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% जो फंड होगा वो सूबों के पास, प्रोविंसेस के पास होगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी की होगी, वो सूबों की होगी, वो प्रोविंसेस की होगी।
और 50% जो लोग इलेक्टेड होंगे, 50% लोग सिलेक्टेड होंगे, और जो सिलेक्टेड होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। ये 1935 का एक्ट है। अब कॉमन पब्लिक जो है वो तो ये सोच रही है कि एक नया कानून आने वाला है और इट्स अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी। ये एक और तरह से स्लेवरी थी। गांधी ने भी रिजेक्ट किया, कायदे आजम ने भी इसको रिफ्यूट किया था। लेकिन कॉमन पीपल जो है, उस्ताद मंगू किसका आइकन है, किसका सिंबल है? कॉमन लोग उसको किस तरह सोच रहे हैं कि साहिब बहादुर अब वो आयरनी कर रहा है, ठीक है, कि अब आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, अब तो कानून चेंज हो गया है, अब हम आपको कहाँ जाने देंगे। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा था। इस रिमार्क के अंदर हिडन मीनिंग्स को ऑलमोस्ट देखा करें हमेशा आप, ऑलवेज लुक इनटू द डीप। उस्ताद मंगू जो है उस पैसेंजर को, उस गोरे को कहता है, साहिब बहादुर वेयर डू यू विश टू बी टेकन, कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग टू बी, वेयर आर यू वांट टू गो नाउ, अब आप कहाँ जाएंगे। यू आर टू बी फिक्स्ड नाउ एज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 1 अप्रैल। नया कानून आ रहा है, एंड यू विल बी द स्लेव ऑफ वी पीपल, वी विल हैव फ्रीडम, हम आजाद होंगे। एक्चुअली हुआ फिर क्या है, एलेबोरेट द आयरनी इन दिस रिमार्क। आयरनी इसमें यह है कि वैसे हुआ तो नहीं है, वो जो साहिब बहादुर जो ब्रिटिशर को, गोरे को कह रहा था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लिहाजा उस्ताद मंगू के साथ क्या हुई, आयरनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज, एक मिनट, व्हाट काइंड ऑफ चेंज उस्ताद मंगू वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द न्यू एक्ट ऑफ 1935, एक्सप्लेन। किस किस्म की चेंज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था उस्ताद मंगू, इसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज उस्ताद मंगू वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द न्यू एक्ट 1935 एक्ट। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वी विल हैव फ्रीडम, हमारी गुलामी से जान छूटेगी, जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, हमारा अपना कानून होगा, एंड वी विल प्रॉस्पर, हम खुशहाल हो जाएंगे, बहुत बड़ी एक चेंज आने वाली है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट एन आयरनी, ये एक झूठ था, एक र्यूमर थी। बल्कि ये इसमें गलत कौन है, गलत इसमें खुद जो है वो पब्लिक है, क्योंकि 1935 का एक्ट जो है, जो एजुकेटेड लोग थे उनको तो पता था कि 1935 का एक्ट जो उसमें क्या है, उसकी शिकें क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। लेकिन जो उस्ताद मंगू है, मीन के जो कॉमन पब्लिक है, उसे पता नहीं था कि 1935 का एक्ट जो है वो है क्या, इसकी क्या आगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो कॉमन पब्लिक जो है उसे बिल्कुल इग्नोरेंट रखा गया। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ 1935 एक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी फरमाइश पे ये लेक्चर जो है मैंने बनाया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएं। तो हमने ऑलमोस्ट कोई 3 चैप्टर्स आज कवर किए हैं। किलर्स है, रिपाक्सनीज डॉटर है, इसके अलावा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये था 1935 का एक्ट क्या है, और दूसरा इसमें जो है उस्ताद मंगू का चाहे इसमें कैरेक्टर आए तो वो आपने देखना है कि उस्ताद मंगू किसका सिंबल है, किसका आइकन है, कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया का। और 1935 का एक्ट मैंने 2-3 दफा डिस्कस कर दिया। बाकी इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, आयरनी है, स्टायर है, जिस तरह पहले में स्टायर यूज हुआ, इसमें आयरनी भी यूज हुई, स्टायर भी यूज हुआ, फैंटेसी यूज हुई है, आयरनी भी यूज हुई है। आयरनी का ज्यादा इस्तेमाल है। तीनों चैप्टर जो हैं दे आर फुल ऑफ आयरनी। तीनों में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है आयरनी की। आयरनी मीन के रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आए। तो आई होप लेक्चर काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर में एंड पे फिर कहूँगा कि जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर स्टूडेंट, खास तौर पे जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं, वो यही वाला क्वेश्चन तैयार करें। लेकिन एक बात याद रखें, क्रिटिकली इसी तरह डिस्कस करना है क्वेश्चन को। कुछ लाइन्स मैंने बार बार बीच में बोली हैं कि कैसे आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो उन चीज़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।